प्रीति राठी केस जो आपने सुना होगा, देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आज का आप वीडियो के एंड तक देखो, पूरी कहानी समझना, सुनना, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो दिल्ली की नौरेला इलाके में रहने वाली लड़की जिसकी महज 23 साल उम्र थी, वो एक आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बनने का उसका सपना था। उसकी मेहनत और जुनून से वो एक नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है और उसमें वो भी फॉर्म दाखिला करती है और उसका चयन हो जाता है और उसमें सेलेक्ट हो जाती है वो। और उसकी 23 साल की उम्र थी। तो प्रीति राठी के जो केस में पैरवी कर रही वकील भी ऐसा इस मामले को ऐसा कह दिया कि आज दिन तक किसी महिला के साथ जो उत्पीड़न हुआ, किसका शोषण हुआ है, इसके साथ जो हुआ आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतना किसी के साथ नहीं हुआ है। इस तरह का उसने टिप्पणी लिख दी और जो उनको जज ने जो निर्णय दिया वो भी बहुत हैरान कर देने वाला, जो आपको सिलसिले वाइज पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ और कैसा क्या मामला रहा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मैं लोकेश। आज की जो सच्ची घटना है, जो क्राइम स्टोरी है, उस स्वागत आपका। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि नई जो क्राइम स्टोरी या लेटेस्ट जो क्राइम स्टोरी है आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपको अच्छी से अच्छी क्राइम स्टोरी लेके आए। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, जिससे आप सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस तरह की वारदात हो सकती है और इस तरह की अपनी बहन बेटी या किसी के साथ भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की जो घटना है, जो दिल्ली की रहने वाली जो नौरेला इलाका में प्रीति राठी, जिसका केस आप भी सुना होगा, देखा नहीं होगा तो आज के वीडियो में जरूर देख लेना। दोस्तों वो क्या होता है कि आर्मी की जो नर्सिंग ऑफिसर की वो तैयारी कर रही थी और उसका सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो दोस्तों उसी बीच वो एक नेवी की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ जाती है और वो तैयारी करते करते उसमें अपना फॉर्म दाखिला कर देती है, जिसमें वो भगवान के योग से और उसकी मेहनत से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उनकी कागजी कार्रवाई या उसका फाइनल इंटरव्यू से उनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों वो लड़की पहली बार बाहर जाएगी, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन या ज्वाइनिंग आया था वो मुंबई के कोलंबो जो नेवी होता है उसमें उसका ज्वाइनिंग था। तो दोस्तों वो जो दिल्ली की रहने वाली लड़की थी वो मुंबई आना था उसको, तो अकेली कई बार कभी नहीं निकली थी, तो आज उसको बाहर जाना था। तो उसके माताजी, पिताजी और उनका चाचा और चाची चारों फैमिली के साथ अपने रेलवे स्टेशन आते हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आता है और वहाँ पे अपनी जो ट्रेन में टिकट बुक था उसकी इंतजार करते हैं, उस ट्रेन का, और उनको आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कुछ टाइम इंतजार करने के बाद वो जो अपना गरीब रथ रेल ट्रेन का नाम होता है वो ट्रेन आ जाती है और उनको जैसे ही आते हैं वो जल्दी जल्दी अपने सामान उठा के अंदर जो अपना सीट बुक थी उसमें जाके बैठ जाते हैं और ट्रेन रवाना होने का इंतजार करते हैं। दोस्तों सभी जो उनके चाचा चाची और प्रीति के माता पिता और वो यानी पांचों फैमिली कैंडिडेट थे, सभी अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और वो ट्रेन रवाना होने का इंतजार करते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो जो गरीब रथ ट्रेन का नाम होता है वो रवाना हो जाती है मुंबई के लिए। तो उसको सुबह उतरना था मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पे, जो उनका टिकट बुक था। तो सभी कुछ टाइम बाद इंतजार होने के बाद ट्रेन रवाना होने लग जाती है और उसमें इतनी भीड़ थी, कुछ तो सभी जो सीटों पे बैठे थे उनके अलावा बोगी के अंदर कुछ आदमी खड़े थे, इस तरह की काफी भीड़ थी। तो उसमें एक जो आदमी था जो गमछा बांधा हुआ था मुंह पे और वो बार बार प्रीति राठी की तरफ देख रहा था, बार बार वो उसको घूर रहा था। तो दोस्तों जो प्रीति राठी को उसको लग रहा था कि ये आदमी अपने को बार बार देख रहा है, अपने को घूर रहा है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाई या कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि इंसान है, इंसान कभी देख सकता है, कहीं देख सकता, आजादी है। तो वो जो इंसान पूरी रात उसके साथ ट्रेन पे सफर कर रहा था, उसको मतलब ऐसा देख रहा था कि जैसे उसको ऊपर कुछ उसका गलत नियत था, गलत विचार था या कुछ उनके ऊपर अटैक करने वाला था। तो दोस्तों वो देखता रहा लेकिन उसको कुछ नहीं बोला था। प्रीति राठी जैसे ही कभी बाथरूम में जाती थी वो भी उसका पीछा करता था और ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ कुछ करने वाला था। तो दोस्तों जैसे जैसे पूरी रात गुजरी और रात में तो उसको कुछ भी या कुछ ऐसा नहीं लगा या कुछ नहीं हो, लेकिन 8:05 पे बांद्रा रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन उतर जाती है और रुक जाती है। और रुकने के बाद सभी यात्री अपने अपने स्टेशन पे उतरते हैं और अपने अपने साधन या टेम्पो टैक्सी का इंतजार करते हैं और वो
प्रीति और उनकी फैमिली, माता पिता और उनके चाचा चाची भी उस रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं। और उतरने के बाद कुछ जैसे बाहर रेलवे स्टेशन पे जो रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शे के इंतजार या रिक्शे के पास जाते हैं, तो उनके चाचा और चाची और उनके माता पिता आगे चलते हैं, लेकिन प्रीति राठी उनसे कुछ कदम पीछे चलती है, क्योंकि पूरी नाइट थकान था उसको, क्योंकि वो इतना कभी सफर नहीं किया था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे थकी हुई थी। तो वो जैसे जैसे कुछ ही कदम उनके माता पिता के पीछे चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हम दौड़ के अपने माता पिता के साथ या चाचा चाची के साथ हो जाए, हम अकेला रह गए पीछे, क्योंकि पूरी नाइट थकान था उसको। तो वो तेज चलने में असमर्थ थी और ऐसा कभी उनके साथ इतना लंबा सफर नहीं हुआ था जो ऐसे थकी हुई थी प्रीति राठी। तो दोस्तों इसी बीच वो इतना करने से पहले कुछ उनके ऐसा लगा कि जैसे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और उसको पीछे से कोई आवाज लगाई या उसको कुछ कहने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही वो प्रीति राठी जो पीछे देखती है या कुछ मुड़ के देखती है, उससे पहले वो कुछ सोच समझती नहीं है या कुछ देख या कर नहीं पाती। उससे पहले जो देखती है पीछे, तो जो वो पूरी रात उसी बोगी में जो गमछा बांध के जो लड़का उसको घूर रहा था या देख रहा था, वो लड़का पीछे जो था वही था, उसको जो कंधे पे हाथ रख के उसको पीछे मुड़ने के लिए बोला था, वही लड़का था। तो प्रीति राठी कुछ बोलती उससे पहले ही वो जो लड़का था उसके हाथ में जो था एसिड था, जो उसके मुंह पे वो डाल देता है, उस पे अटैक कर देता है और वो ऐसा समझो कि उसके मुंह पे डाल के वो भाग जाता है, दौड़ जाता है। और जब प्रीति राठी थी उसके हालात बहुत गंभीर हो जाती है, वो बहुत चीखती है, चिल्लाती है। और जब उनके माता पिता और चाचा चाची को जो आवाज सुनाई देते हैं, पीछे देखते हैं, तो प्रीति राठी पे एसिड अटैक हो गया और उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। तो दोस्तों ये हालत देख के जो उसके आसपास के भीड़ और उनकी यात्रीगण होती है, सभी इकट्ठे हो जाते हैं और वो भी उसको प्रीति राठी की हालत देखते हैं। तो कुछ जो एसिड था उसके माता पिता और चाचा चाची के भी हाथों पे लग जाते हैं, उसके भी कुछ तो नुकसान हो जाता है, घाव हो जाते हैं। और उनको बीच बचाव में जो आते हैं उनके भी कुछ एसिड के छिलके लग जाते हैं, जिससे कि उनको काफी नुकसान हो जाता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही लड़की पे एसिड अटैक होता है, तो ये सब देख के जो उनके माता पिता और उनके जो आसपास के, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लेकिन पास में खड़ा सलीम सेठ नाम का जो लड़का होता है, वो लगता है उसको भी लड़की पे एसिड अटैक हो गया। तो वो जैसे ही डिब्बे को उठाता है, उसके भी हाथ में कुछ छींटे लग जाते हैं और वो भी उसके भी हाथ में जलन होती है। लेकिन वो कुछ भी समय गवाए बिना उस जो नकाबपोश जो लड़का था, उस गमछा बांधा था, उसके पीछे दौड़ता है। और उनके जो दो साथी होते हैं सलीम और सलमान, तो वो उनको भी आवाज लगाते हैं कि सलीम और सलमान भागो और इस नकाबपोश को पकड़ो, इसने इस लड़की पे एसिड अटैक कर दिया, इसको पकड़ना है, इस लड़की की जान चली जाएगी और इसको भी सजा दिलवानी है अपनों। तीनों उनके पीछे भागते हैं और वो जो नकाबपोश होता है भागता वो भीड़ में घुस जाता है। लेकिन वो तीनों जो उनके साथी होती है, सलमान, सलीम और जो तीसरा जो साथी होता है, तीनों उनके पीछे भागते हैं और लास्ट तक दौड़ते हैं, लेकिन वो उनका हाथ नहीं लगते हैं। और वहां से पूरी भीड़ का फायदा उठा के वो कई भीड़ में घूम जाता है और उनके हाथ नहीं लगते हैं। लेकिन वो भी वापस आते हैं और उस लड़की की हेल्प करते हैं। और प्रीति राठी की जो हालात थे वो देखे नहीं जा रहे थे, उसकी बहुत नाजुक हालत हो जाती है। तो वो जैसे उनके माता पिता, चाचा चाची और उनके जो वहाँ के यात्री, आसपास के भीड़ के जो लोग थे, उसको उठा के रेलवे स्टेशन के जो मेडिकल होता है हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाते हैं, एडमिट करते हैं। और जहाँ वहाँ देखते हैं तो जो रेलवे स्टेशन का जो हॉस्पिटल एडमिट वहाँ करते हैं, उसको उस हालत को देख के वो वहाँ से उनको रेफर कर दिया जाता है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो पास में जो बड़ा हॉस्पिटल होता है गुरु नानक हॉस्पिटल, उसमें उनको रेफर किया जाता है। तो उनके माता पिता को भी हॉस्पिटल में उनके भी कुछ नुकसान हुआ था, उसके भी कुछ घाव हुए थे, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और जो सैफ अली था, वो जो सलमान और सलीम और सैफ अली तीनों साथी थे, उनके भी वो क्योंकि वो गमछे वाले के पीछे भागे थे और वो भी हॉस्पिटल उनको भी लाया गया था, क्योंकि उनके भी कुछ एसिड के छींटे उनके भी लग गए थे, उनके भी कुछ घाव हो गए थे। तो उनको भी कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिया यानी हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है। लेकिन पुलिस वाले भी वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, क्योंकि प्रीति के उनको बयान लेने थे, उनको भी उसको कुछ करने थे। तो लेकिन वहाँ पे जो गुरु नानक हॉस्पिटल में जो एडमिट कराया जाता है, वहाँ पे उतनी स्पेशलिटी यानी सुविधा नहीं थी जो कि एक प्रीति को चाहिए थी, क्योंकि वो एक सीरियस थी। तो वहाँ से उसको रेफर कर दिया जाता है। गुरु नानक हॉस्पिटल में इतनी सुविधा नहीं होने के कारण और प्रीति की हालत सीरियस होने के कारण उसको गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है कि वहाँ पे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और अच्छे से उसका इलाज हो सके, क्योंकि प्रीति की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जो चेहरे पे घाव थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे और गर्दन पे उनका काफ़ी गहरा घाव हो गया था, यानी लगभग 50%
जो उनका शरीर के बॉडी के पार्ट होते हैं वो जल चुके थे, गहरे हालात में, नाजुक हालात में थे उसको। और जो पुलिस वाले उनके जो बयान लेने आए थे वो भी नहीं दे पा रही थी वो, क्योंकि उनके हालत, उसकी आवाज़ चली गई थी। तो दोस्तों जैसे ही सलीम शेख और सलमान और तीनों साथी थे उनको वहाँ से पुलिस ले आती है, क्योंकि वो वहाँ पे एक चश्मदीद गवाह थे, वो एक मौका देखे थे और वो उनके सामने जो पूरी घटना हुई थी वो उनके सामने ही, आंखों के सामने हुई थी। तो पुलिस ने उसका कुछ नॉर्मल जो ट्रीटमेंट करवाया था वो करवाने के बाद उनको वापस घटना स्थल पर लाया जाता है और उनके जो सारे वहाँ से जो सबूत होते हैं, सबूत इकट्ठे करती है पुलिस सब जगह पे और आसपास की बात पे। और जो सलमान शेख और जो उनके साथी होते हैं तीनों के जो कहे हुए बयान और उनके जो बताए हुए स्केच के आधार पर हाइट, वेट और उनका जो बताया था चेहरा, उनका पुलिस ने स्केच भी तैयार कर लिया था कि जिससे कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़ में आए। और उधर ये बात एक सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लग गई और मीडिया वाले भी इंटरव्यू में और उनके मीडिया में काफ़ी जो बहुत एक्टिव मामला हो गया था और ये देखते ही देखते अखबारों में ये मामला बहुत तेजी से छपने लग गया और जनता के बीच में ये जो बहुत जोरदार जिसको दिल दहलाने वाला जो मामला था, दिल को छू जाने वाला जो मामला है, वो पूरे घटना जो पूरा जो मामला होता है वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लग जाता है, जिससे कि लोग प्रीति राठी के पक्ष में जल्दी से जल्दी उनको न्याय दिलाने के और उनके पक्ष में सड़कों पे उतर जाते हैं और हंगामा और आंदोलन करने लग जाते हैं, रोड पे जाम लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उसको गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रीति राठी एक अच्छी खासी जिंदगी थी जिसको उसने बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों ऐसे टाइम निकलता गया और जो प्रीति राठी थी उसके भी हालात बहुत नाजुक थे। तो जैसे वापस जो पुलिस वहाँ पे स्पेस तैयार करते गई और जो गुरु नानक हॉस्पिटल से एडमिट करने के बाद जो मसीना जो बड़ा हॉस्पिटल था उसमें उसको रेफर कर दिया था, वहाँ पे भी पुलिस पहुंच जाती है और उनका जो बयान लेने का जो टाइम होता है वो बोलते हैं कि कुछ इनका बयान ले जाए, कैसा लड़का था, क्या था। इसी बीच वो लोग उसकी आवाज़ चली गई थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस उनको कुछ पूछना था, उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे। इसी बीच दोस्तों वो बोलती है, उनको जवाब में जो वो बोलती है कि मैं लिखने का आदेश देती, मैं लिख के जवाब दे दूंगी। तो जो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको किसी से रंजिश थी या आपको कुछ, आपके जो साथी थे कोई आप जानते थे कि ऐसा, तो प्रीति ने ना में जवाब देता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम जो नर्सिंग की पढ़ाई दिल्ली से की थी वहाँ पे हमारे सभी साथी थे, प्रेम थे हमारे, ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रीति राठी को जब पुलिस उधर पूछताछ कर रही थी, 4 मई 2013 की बात थी, उसकी छोटी बहना तन्नू के कॉल आता है अननोन नंबर से और प्रीति राठी के हालचाल पूछते हैं कि प्रीति राठी कैसे हैं और उनकी तबीयत अब कैसी है। तो दोस्तों तन्नू के जो उनकी प्रीति राठी का जो छोटी वाली बहन होती है, उनके कॉल आते ही प्रीति जो तन्नू राठी होती है उसकी छोटी बहन उनके पिताजी को कॉल करती है कि हमारे अननोन नंबर का एक आया था कॉल और वो अपने आप को राहुल नाम बता रहा था और कि अपनी प्रीति दीदी के बारे में, तबीयत के बारे में पूछ रहा था कि कैसे हैं अब उनकी हालात। तो वो उनके पिताजी को बताने के बाद पिताजी पुलिस वालों को बता देते हैं और पुलिस वाले भी उस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो स्टेज तैयार किया था उनको प्रीति राठी के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि आप इनको पहचानते हो क्या। तो वो जो 3 नाम बताया था, सत्यम, अंकुर और तीसरा नाम था जो राहुल नाम था, तीनों नाम बताए थे। जो तीसरा जो राहुल का कॉल भी आया था और राहुल जो प्रीति राठी ने भी उस पेज को बता दिया था। तो दोस्तों सीधी सी जाहिर सी बात हो गई, पुलिस वालों को बहुत ये केस हल्का लगने लग गया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो राहुल नाम का जो प्रीति की जो हालत पूछने वाला था या कॉल आया था वही दोषी है, वही शायद इस पे एसिड अटैक किया है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कहीं मर गई हो या कुछ कैसे हालत है, अपना जो एसिड अटैक हुआ जो सही हुआ या कहीं बच नहीं गई हो। तो वो पुलिस वाले उसको 9 जून 2013 को जो राहुल नाम का जो स्ट्रेस था उससे मिलता जुलता था उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों प्रीति राठी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो रुकने लग जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं और उनको वेंटिलेटर का भी सहारा लेना पड़ता है और उसको ऐसा समझो उसकी लास्ट सांसें चल रही है। तो ये हालत देख के जो मसीना हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, उसको वहाँ से रेफर करके जो बॉम्बे हॉस्पिटल था जो पूरे देश का कह सकते हैं कि बहुत नामी हॉस्पिटल में उसका नाम आता है, यानी वहाँ पे हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है, वहाँ पे उसको रेफर कर दिया जाता है।
तो दोस्तों पूरी डॉक्टरों की टीम गठित की जाती है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं सभी को वहाँ पे टीम गठित करते हैं पूरे देश में से, और उस प्रीति राठी को बचाने के जी जान लगा देते हैं। सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी पूरी मेहनत से और पूरे अपने हुनर से उस प्रीति राठी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों 10 जून 2013 को सुबह के टाइम उसको हार्ट रुक जाने से, उसके दिल रुक जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये खबर सुन के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल तेजी से पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा और हाहाकार बढ़ते हैं और चक्का जाम हो जाता है, रोड पे जाम लगाने लग जाते हैं कि पुलिस नाकाम हो रही है केस को सुलझाने में और इस बच्ची की जान चली गई। ऐसे कई बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तो इसको न्याय दिलाओ। और सड़क पे जनता उतर जाती है। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता है और उसके जो माता पिता होते हैं बॉडी को दिल्ली ले जाते हैं अपने गाँव में, लेकिन वहाँ जाने के बाद अपना अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं कि इसका सीबीआई जांच करवाई जाए और सीबीआई टीम गठित करके हमारे बच्चे को न्याय दिलाए, तब जाके हम अपना अंतिम संस्कार करेंगे और बॉडी को रोक दिए जाते हैं। लेकिन उनको जब सीबीआई जांच कराने का आश्वासन दिया जाता है, तब जाके उनका बॉडी का एक राज सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है दोस्तों। और देखते ही देखते बहुत ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। अब दोस्तों चुनौती होती है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन पुलिस के सामने एक चुनौती हो जाती है कि अभी तक आरोपी इस मामले को लगभग 2 महीने हो जाता है एसिड अटैक को। 2 महीने तक जो प्रीति राठी होती है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, लड़ रही थी और आखिरकार वो अपनी जिंदगी से जंग हार जाती है और वो अपने मौत को गले लगा लेती है और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। दोस्तों इस बीच में जब राहुल नाम का जो लड़का था जिसको स्क्रैच के माध्यम से और कॉल के माध्यम से जो पुलिस सख्त में गिरफ्तार किया था, तो उसकी जो डिटेल थी, जो उसका जो पिताजी था वो भी उस अपनी एक जानकारी के मुताबिक उस लड़के को जो एक सबूत के आधार पे पकड़ना था कि कहीं ये दोषी नहीं है वो और ये निर्दोष तो नहीं है, कहीं इसका मिलने वाला तो नहीं है। तो दोस्तों वो जो लड़का था राहुल नाम का, जो बीटेक का स्टूडेंट था, जो एक प्रीति राठी को जानने वाला था, एक साथी था, दोस्त था, वो तो एक नॉर्मल तरीके से जांच या पूछताछ कर रहा था उसके हेल्थ के बारे में। लेकिन अगर उसको पता चलता है, उसका कॉल डिटेल निकालते, तो उस टाइम जो एसिड अटैक हुआ था 1 जून 2013 को जो अटैक हुआ था, सॉरी 1 मई 2013 को जो एसिड अटैक हुआ था, उस दिन तो वो जो लड़का था राहुल नाम का वो वहाँ पे था ही नहीं। वो तो एक रोहतक में था, उसकी कॉल डिटेल भी वहाँ आ रही थी। तो ये बात सुनकर पुलिस की और पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनका मामला बहुत गहरा और बहुत फंस गया था। उधर तो जनता सड़कों पे उतरी हुई थी, न्याय की मांग रही थी और प्रीति राठी के न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन कर रही थी, और इधर पुलिस नाकाम निकल जाती है। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि अपराधी को कैसे पकड़ेंगे। दोस्तों वो सैफ सलीम था और तीनों जो एक गवाह थे उनको वो पूछते हैं या कि आपने जो पूरा जो स्पेस तैयार किया था उसके माध्यम से जब वो मामला पुलिस से सीबीआई के पास चले जाता है, तो सीबीआई से भी ये मामला नहीं सुलझता है, तो सीआईडी को दे दिया जाता है ये मामला। तो पूरी टीम गठित होके सीआईडी आते ही उनके जो गवाह थे, जो सलीम, सैफ और सलमान, तीनों को ले जाते हैं। और जो दोस्तों जो सीआईडी का मामला सामने जाता है तो पहले वो फैमिली में जाते हैं, सभी को पूछते हैं। तो उन्हीं की एक फैमिली की जो लेडीज होती है, वो जो रिश्तेदार की जो फैमिली की जो लेडीज होती है, वो बोलती है कि अंकुर पंवार नाम का जो लड़का होता है, जो पड़ोसी होता है, वो प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता है और वो इसी के पीछे पड़ा रहता था और ये शायद उसको परेशान करता था, ये मुझे कुछ थोड़ा सा पता है। तो सीआईडी के पास छोटा सा प्रूफ लगते ही उस अंकुर पंवार नाम का जो लड़का होता है उसको पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुला लिया जाता है। और जैसे ही पुलिस थाने बुलाते हैं तो वो उनको पूछताछ में ही उनका जो जवाब था गड़बड़ाने लग गया था, उल्टा सीधा जवाब देने लग जाता है। और उस दिन जो था, उस दिन वो जैसे उसका हाथ देखते हैं तो उसका भी हाथ एसिड से जला हुआ था, ऐसा लग रहा था। उसका हाथ एसिड, ऐसा लग रहा था कि इसके हाथ पे भी एसिड डल गया। तो दोस्तों जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं और वो जो एसिड का अटैक, जो एसिड से उसका हाथ जला हुआ था और उसका जवाब सही तरीके से नहीं देना और वो गड़बड़ा के या हड़बड़ा के जो बोलने से ही पुलिस को ऐसे समझो 50% केस सोल्व हो जाता है कि यही एक अपराधी है, क्योंकि एक तरफा प्यार करता है। और ऐसा सुनने में आया उनकी फैमिली से कि ये प्रीति राठी को प्रपोज भी कर दिया और ये एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करने के भी बहाने या लगा रहे। तो दोस्तों जैसे उसको पूछताछ करते हैं, सब चीज करते हैं और जब पुलिस को सख्ताई से पूछते हैं तो वो सब चीज मामला कबूल लेते हैं कि मैंने ही उस पर एसिड अटैक किया है। तो दोस्तों
कुछ ही टाइम उसके पुलिस रिमांड में उसको भेज दिया जाता है। पुलिस रिमांड में उन्होंने बताया गए बयान सारे बता रहे थे कि मैं ये जो प्रीति राठी थी, मैं इसको एक तरफा प्यार करता था क्योंकि मैं इसको प्रपोज किया था। मैं लगभग 3 साल से इसको पीछे था और मैं इससे शादी करना चाहता था और मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन प्रीति राठी मेरी बात से खुश नहीं थी और मेरी बात को, मेरे प्रपोज को ठुकरा दिया, जो मुझे काफी दिनों से जलन थी। और फिर इसी टाइम ये नौकरी लग जाती है और ये एक तरह से जिससे मेरे को जलन थी और मैं एक बेरोजगार घूम रहा हूँ, तो मैं नौकरी में लग जाती है। तो मैं इसका कुछ भी बिगाड़ूंगा, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करने में लगता हूँ। तो दोस्तों उसको पता था कि 1 मई की बात होती है कि ये बांद्रा रेलवे स्टेशन पे उतरेगी और गरीब रथ से जाएगी। ये मुझे सब पता था। मैं इन्हीं के परिवार से जांच ले ली थी या पता कर लिया था कि ये कब जाएगी, कैसे जाएगी। तो मैं पूरी रात ये उसको रिमांड पे कहे हुए बयान है अंकुर पवार के, क्योंकि एक दोषी था। तो उस टाइम वो बताता है कि मैं इसको ट्रेन में ही इस पे एसिड अटैक करने वाला था, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज्यादा थी, इस कारण से मैं रात को नहीं कर पाया। तो लेकिन एक बार मैं जो ये बाथरूम के बाहर भी खड़ा था, क्योंकि ये अगर बाथरूम आएगी तो मैं वहाँ पे भी एसिड अटैक करता हूँ, लेकिन वो प्रीति राठी वहाँ पे नहीं आ पाती है और जैसे ही सुबह होती है, उतरती है और मेरे को मौका मिलता है तो मैं एसिड अटैक कर देता हूँ। ये उसके रिमांड में कहे हुए बयान होते हैं दोस्तों। और वो ये सब चीज बताने के बाद वो तो प्रूफ मान लेता है दोषी, लेकिन इसको एक सबूत के तहत उसको न्यायालय में पेश करना होता है, क्योंकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होती है। तो दोस्तों जैसे प्रूफ इकट्ठे करने लग जाती है पुलिस, तो जब उसको पहली बात उसकी कॉल डिटेल या कॉल लोकेशन निकालते हैं, तो उस दिन जो एसिड अटैक हुआ था उसकी कॉल लोकेशन वहीं पे आ रही थी जहाँ पे एसिड अटैक हुआ था। तो पहला प्रूफ उसके सामने तैयार हो गया था और दूसरा प्रूफ था जो उसको आइडेंटिफाई करना था, जिसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत जानकारी करना था। तो उस बीच में भी जो उनको सामने लाता था स्क्रेच के माध्यम से, स्क्रेच तो फेल हो गया था, लेकिन जो उनके सामने लाते थे, जो सैफ अली जो शुरू में उनका पीछा किया था, वो जो एक गवाह कह सकते हैं हम, जो उनके सामने लाते थे, तो वो भी पहचान जाते थे कि ये जो गमछा बांधा था और पीछे भागा था, तो उस टाइम इसका गमछा खुल गया था। तो ये वही आदमी है जिसने एसिड अटैक एसिड फेंका था। 100% हम इसको देखे थे और इस तरह से कई गवाह मिल गए थे और जो टीटी और तो इस तरह से कई प्रूफ उनके सामने। रेलवे कर्मचारी भी उनको देखा था कि मैं इनको एक टॉयलेट के बाहर देखा था इसको, और इसके हाथ में डिब्बा था। और दोस्तों वहाँ जो घटना स्थल पे जो डिब्बा था वो भी उसके जो सामने जो सैफ अली देखा था कि ये डिब्बा उसके हाथ में थे। इस तरह से कई प्रूफ 37 गवाह कोर्ट के सामने पेश करते हैं और इतिहास में गवाह है कि उसको सजा मौत मिलती है। तो पहली बार किसी एसिड अटैक को या एसिड फेंकने वाले को सजा मौत मिली थी। दोस्तों आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमारा उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूक करना, अलर्ट करना और सावधान करना है दोस्तों, इससे कि हमारे जो समाज में बढ़ रहे क्राइम और बढ़ रहे घटना जिसको हम समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उसको रुक सके, सावधान और अलर्ट करने का हमारा उद्देश्य हो। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है एक दिल को दहला देने वाली घटना है और आप भी सोच के आपके आंखों में शायद आंसू आ गए होंगे। और दोस्तों मिलते हैं आपको नई क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान और अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।